कहानी की शुरुआत में हम जैकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है और इस वक्त अपनी एक खबरी से फोन पर बात कर रही होती है जो बुरी तरह खौफजदा होती है। जैकी उसे हौसला देती है और यकीन दिलाती है कि वह उसे बचा लेगी। फोन कॉल खत्म होते ही जैकी अपनी कार से बाहर निकलती है, तभी अचानक कुछ किलर्स उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। जैकी भी उन पर जवाबी फायरिंग करती है। इसी दौरान वह अपने फोन से एक अहम पैगाम भेजकर फोन को पानी में फेंक देती है। इसी दौरान किलर्स वहां आते हैं और वहीं पर जैकी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन उसका आखिरी पैगाम कहानी का सबसे बड़ा राज बन जाता है। फिर कहानी हमें अगले दिन में ले जाती है जहां डूमर्स नजर आता है जो अपने बॉस थॉम से सख्त नाराज होता है क्योंकि पिछली रात जैकी को किसी ने कत्ल कर दिया था और अभी तक ये लोग इस बात का सुराग नहीं लगा सके। इसी दौरान मेजर थॉम वलेजो बताता है कि एफबीआई की एक स्पेशल टीम आ चुकी है जो इस केस पर जैकी की टीम से पूछताछ कर रही है और उन्हें शक है कि कातिल टीम के अंदर से ही कोई हो सकता है। वहां हमें एफबीआई एजेंट डेल बर्न नजर आता है जो टीम से बात कर रहा होता है। टीम में डिटेक्टिव लोलो सैलाजार, डिटेक्टिव माइक रो और डिटेक्टिव नूमा बैप्टिस्ट शामिल होते हैं जो बताते हैं कि जैकी एक अच्छी ऑफिसर थी और उसकी मौत से सब बहुत दुखी हैं। बाद में एफबीआई एजेंट डेल बर्न टीम के रुकन डिटेक्टिव जेडी से बात करता है, लेकिन जेडी को खुद भी नहीं मालूम होता कि जैकी को क्यों और किसने मारा है। एफबीआई एजेंट डेल बर्न को यह भी पता होता है कि जेडी और जैकी का आपस में रिलेशनशिप था। जेडी को याद आता है कि वह पिछले हफ्ते से ज्यादातर रातें जैकी के साथ गुजार रहा था। इसी बात पर डेल बर्न उनके इस ताल्लुक के बारे में सवालात करने लगता है और बात झगड़े तक पहुंच जाती है। दूसरे ऑफिसर्स आकर दोनों को अलग कर देते हैं। तब डुमार्स का बॉस पूछता है कि ये दोनों बार बार क्यों लड़ते हैं, जिस पर डुमार्स बताता है कि जेडी और डेल बर्न सगे भाई हैं और उनकी एक दूसरे से कुछ खास नहीं बनती है, इसी वजह से उनके दरमियान हमेशा झगड़ा रहता है। इसके बाद जेडी गुस्से में वॉशरूम से बाहर आता है जहां डुमार्स आकर उससे मिलता है। जेडी अपने भाई से नफरत का इजहार करता है, लेकिन दोनों अभी भी जैकी की मौत से दुखी होते हैं और उसके कातिल को ढूंढना चाहते हैं। इसी दौरान एफबीआई को अब भी शक होता है कि जैकी को किसी गद्दार ने मारा है जो कि उनकी टीम में से ही कोई है, जबकि डुमार्स बताता है कि उसके बॉस को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं। कुछ देर बाद जेडी अपनी टीम के पास आ जाता है जहां बाकी 3 लोग दूसरे ऑफिसर्स के साथ रिलैक्स्ड मूड में बातें कर रहे होते हैं। इधर अंदर डुमार्स के पास जैकी का भेजा हुआ आखिरी पैगाम होता है जिसमें एक घर में भारी मिकदार में कैश होने की टिप दी गई होती है। इसी वक्त बाहर डीईए एजेंट मैटी अपनी टीम के साथ पहुंचता है। मैटी और उसकी टीम डुमार्स की टीम के काफी करीब होते हैं और दोनों टीमें पहले भी मिलकर कई बड़े माफिया पकड़ चुकी होती हैं। इसके बाद डुमार्स सबसे मिलकर बताता है कि उन्हें एक नई टिप मिली है और एक घर पर रेड करनी है। आगे बढ़ते हुए वह सबको अलग अलग रकम बताता है। डिटेक्टिव माइक रो को 1.5 लाख, जेडी को 3 लाख और डिटेक्टिव लोलो सालाजार को 75,000। इसके बाद सब लोग उस घर में दाखिल होते हैं जहां उन्हें सामने ही डेजी मिलती है जो एक मैक्सिकन होती है। डुमार्स उसे वारंट के बारे में बताता है। घर के अंदर दाखिल होते ही वो अपना स्निफर डॉग छोड़ते हैं जो सीधा छत की तरफ जाकर छुपे हुए पैसों की जगह ढूंढ लेता है। डुमार्स डेजी से पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। इसी दौरान जेडी और डुमार्स ऊपर जाते हैं जहां उन्हें कई ड्रम्स मिलते हैं जिनके अंदर पैसे छुपे होते हैं। वो डेजी से सच बताने को कहते हैं, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ अपनी दादी के इलाज के लिए आई थी, लेकिन वो 3 महीने पहले फौत हो चुकी हैं और उसे इन पैसों के बारे में कोई इल्म नहीं। इसके बावजूद डुमर्स को शक रहता है कि डेजी को माफिया के पैसों का पता हो सकता है। डेजी फिर भी इस बात से इनकार करती है और बताती है कि इस इलाके के ज्यादातर घर माफिया ने खरीद रखे हैं, इसीलिए यहाँ कैश होना आम बात है। इसी दौरान डेजी डुमार्स और जेडी को गद्दार समझने लगती है और डुमार्स के हाथों पर बने 2 अजीब टैटूज देखकर उनका मतलब पूछती है। डुमार्स बताता है कि ये एक सवाल और जवाब हैं। सवाल, क्या हम अच्छे ऑफिसर हैं? और जवाब, हाँ, हम अच्छे ऑफिसर हैं। इसके बाद ये लोग ऊपर जाकर वो ड्रम्स खोलते हैं तो एक ड्रम से ही तकरीबन $1.5 मिलियन निकल आते हैं और ऐसे कुल 14 ड्रम्स होते हैं जिनमें लगभग $20 मिलियन कैश होता है। डुमार्स हैरान होकर कहता है कि इतनी बड़ी रेड उन्होंने कभी नहीं मारी। वह सबको याद दिलाता है कि रेड का उसूल है कि जहां पैसे मिलें वहीं गिने जाएं, इसीलिए सबको वहीं रुकना होगा और वह सबसे अपने अपने फोन्स जमा करने को कहता है। सब नाराज होते हैं मगर मजबूरी में अपने फोन डुमार्स को दे देते हैं। इसके बाद डुमार्स सारे ड्रम्स नीचे मंगवा लेता है और डिटेक्टिव लोलो सालाजार और डिटेक्टिव नूमा बैप्टिस्ट को पैसे गिनने के लिए कहता है, जबकि डिटेक्टिव माइक रो को बाहर जाकर घर पर नजर रखने की जिम्मेदारी देता है।
जेडी कहता है कि रात हो चुकी है और रकम भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन डूमार्स याद दिलाता है कि रेड का उसूल है कि पैसे इसी जगह गिने जाएंगे और इस बारे में मेजर थॉम वलेजो को भी कुछ नहीं बताया जाएगा। जेडी बताता है कि जैकी ने उसे पहले ही कहा था कि उसे एक बड़ी टिप मिलने वाली है और ये वही हो सकती है, मगर डूमार्स कहता है कि पहले सब कुछ कंट्रोल में लाना जरूरी है। अचानक डिटेक्टिव माइक रो इत्तला देता है कि बाहर ऑफिसर्स की गाड़ियां आ गई हैं। जेडी और डूमार्स बाहर जाते हैं, जहां ऑफिसर्स उनसे वहां होने की वजह पूछते हैं। वो रेड का बताते हैं, मगर वो ऑफिसर्स बताते हैं कि लेकिन इन लोगों को तो ऐसी किसी रेड की इत्तला नहीं दी गई। ये सुनकर जेडी और डूमार्स भड़क जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर्स जूनियर होते हैं और उनमें से एक सस्पेंडेड भी होता है। हालात बिगड़ते देखकर दोनों फौरन अंदर वापस आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर किसी को कैश का इल्म हो गया तो हमला भी हो सकता है, इसीलिए सबको अलर्ट रहने का फैसला किया जाता है। जेडी, बर्न और डूमार्स सबको गन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने को कहते हैं और सब तैयार हो जाते हैं। डेजी को वहीं बांध कर रखा जाता है, जो सख्त गुस्से में होती है। उधर बाहर डिटेक्टिव माइक रो खुफिया तौर पर अपना दूसरा फोन निकालकर अपने चीफ थॉम वलेजो को मैसेज करता है कि उन्हें जैकपॉट मिला है, मगर सूरत हाल खराब हो सकती है। इसी दौरान डूमार्स डेजी से पूछताछ करता है। डेजी बताती है कि 2 लोग यहां आकर पैसे रख गए थे और कह गए थे कि अगर कोई आए तो जितना कैश चाहिए ले जाए, क्योंकि उन्हें इन पैसों की परवाह नहीं। बातों के दौरान डेजी डूमार्स के फोन में उसके बेटे की तस्वीर देख लेती है और उसके बारे में पूछती है, जिस पर डूमार्स बताता है कि वह उसका बेटा है। आखिर में जेडी और डूमार्स डेजी का रिकॉर्ड चेक करते हैं, लेकिन उसका कोई खास क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आता। इसी दौरान एक फोन कॉल आती है, जिसे जेडी उठाता है। सामने से उसे कहा जाता है कि जितना पैसा चाहिए लेकर फौरन निकल जाओ। ये सुनकर जेडी डूमार्स को एक अलग कमरे में ले जाता है। जेडी गुस्से में होता है, क्योंकि डूमार्स ने पहले 3 लाख का बताया था, लेकिन फोन पर 1.5 लाख का जिक्र हुआ, जिससे जेडी को शक हो जाता है कि डूमार्स कुछ न कुछ छुपा रहा है और वो डूमार्स से पूछता है कि तुमने मुझे डबल रकम क्यों बताई। इस पर डूमार्स कहता है कि मुझे जितनी रकम टिप में बताई गई थी मैंने तुम्हें उतनी ही बताई है। इस पर जेडी उसे वो कागज दिखाने के लिए कहता है जिस पर टिप की डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन डूमार्स कहता है कि वो कागज अभी मेरे पास नहीं है, शायद कहीं गिर गया होगा। मगर जेडी समझ जाता है कि वो कोई बड़ा खेल खेल रहा है। उधर डिटेक्टिव नूमा और डिटेक्टिव लोलो सलाजार पैसे गिनने में लगी होती हैं और इतनी बड़ी रकम देखकर दोनों के दिल में लालच पैदा हो जाता है कि वो थोड़ा सा पैसा रखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरी तरफ जेडी बाहर जाकर डीईए एजेंट मटेओ को फोन करता है और मदद मांगता है और उसे कहता है कि मैं अपने भाई को भी कॉल करता हूँ। इस पर मैटी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने इस भाई को कॉल करना चाहते हो जो हर वक्त तुमसे लड़ता झगड़ता रहता है। तब जेडी सारी बात बताता है कि डूमार्स को एक टिप मिली थी, इसी वजह से वो रेड पर आए और यहाँ उन्हें हद से ज्यादा कैश मिला है, मगर डूमार्स ने अभी तक बॉस को खबर नहीं दी। ये सुनकर मैटी कहता है कि डूमार्स इस वक्त थोड़ा परेशान है। वह जैकी के मर्डर केस को भी सॉल्व करना चाहता है और अपने बेटे की कैंसर से मौत और बीवी के छोड़ जाने के बाद वह अंदर से टूट चुका है। इसीलिए वो कहता है कि मैं खुद वहां आ रहा हूं तुम लोगों की मदद के लिए। इसी दौरान डेजी ने देखा कि डूमार्स अंदर जाकर दोनों लड़कियों से मिला और वह दोनों के साथ पैसा चुराने का प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं, जो बाहर पहरा दे रहा होता है कि अचानक वहां पर सारे घरों की लाइट्स एक साथ ही ऑन हो जाती हैं और सामने वाले घर में लाइट ब्लिंकिंग होने लगती है। तभी वहां पर जेडी आता है और माइक से सूरत हाल के बारे में पूछता है। इस पर माइक कहता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है, यहाँ के सारे घरों की लाइट्स एक साथ ही ऑन हो गई हैं और सामने वाले घर की लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। इस पर जेडी कहता है ये कोड मॉर्स है, मतलब वो लोग कोड मॉर्स में हमसे बात कर रहे हैं। इसके बाद जेडी अकेला ही उस घर में पता लगाने के लिए चला जाता है और माइक को कहता है कि तुम घर जाकर डूमार्स को इस बात की खबर दे दो। इसके बाद माइक अंदर चला जाता है। उधर डेजी डूमार्स की बातें सुन रही थी। डूमार्स ने अपने चीफ वलेजो को बताया कि उन्हें रेड में सिर्फ 5 लाख मिले हैं और वो वापस आ रहे हैं। माइक रो अंदर आया तो डेजी कहती है कि तुम्हारा बॉस और ये लड़कियां पैसा चुराने वाले हैं और तुम्हें किसी को बताना चाहिए। इसी दौरान डूमार्स वहां आ जाता है और वह माइक से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर माइक कहता है कि मुझे जेडी ने भेजा है, क्योंकि सामने वाले घर में लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी। जेडी खुद वहां गया है और मुझे यहाँ तुम्हें इत्तला देने के लिए भेजा है। इसके बाद डूमर्स उसके साथ उस घर की तरफ जाता है और रास्ते में डूमर्स उससे पूछता है कि डेजी तुमसे क्या कह रही थी। तो माइक बात को टालता है। इस पर डूमर्स उसे कहता है कि तुम वापस जाकर लड़कियों के साथ गिनती पूरी करो, मैं अकेला जेडी के पास जा रहा हूँ। इसी दौरान फोन की घंटी बजती है। डिटेक्टिव नूमा ने उठाया और सामने वाले गुंडे ने कहा कि 10 मिनट में भाग जाओ वरना मारे जाओगे।
इसी दौरान माइक रो ने फौरन चीफ वलेजो को वहां आने के लिए कहा ताकि पैसे महफूज रहें। फिर माइक रो अंदर आकर लड़कियों से बात करता है जो सब कुछ ठीक होने का बताती हैं। इसी दौरान हम जेडी को देखते हैं कि कोई पीछे से उस पर हमला करने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम डूमार्स को देखते हैं जो वापस रूम में आता है तो लड़कियां उसे बताती हैं कि किसी की कॉल आई थी कि यहाँ पर 10 मिनट में हमला होने वाला है और इस बात को 5 मिनट हो गए हैं। और इसी दौरान बाहर से गोलियां चलने लगती हैं। ऑफिसर्स भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हैं, लेकिन इसी दौरान लोलो सेलाज़ार जख्मी हो जाती है। डूमार्स और माइक रो पीछे से जाकर गुंडों पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी में फरार हो जाते हैं। जेडी एक गुंडे को लेकर बाहर आता है जो माफिया का आदमी होता है, जो उन्हें बताता है कि इस सब के पीछे माफिया का कोई हाथ नहीं है और उसने गोलियां भी नहीं चलाई। वह अपने बॉस से बात कराता है, जिस पर उसका बॉस बताता है कि तुम लोगों को जो पैसा मिला है वो हमारा नहीं, जैकी के मरने के बाद हम तुम पर हमला नहीं करवाना चाहते। ये सुनकर जेडी और डूमर्स दोनों चौंक जाते हैं। डूमर्स पूरी टीम को बताता है कि ये पैसा माफिया का नहीं है, इसीलिए ये पैसा उन्हें नहीं चाहिए। नुमा बैप्टिस्ट कहती है कि फिर हम डूमार्स के बताए हुए नंबर्स चीफ वलेजो को दें और बाकी पैसे रख लें। ये सुनकर जेडी डूमार्स पर भड़क जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि डूमार्स खुद बाहर के गुंडों के साथ मिलकर ये प्लान बना रहा था। डूमार्स कहता है कि तुम अभी माफिया के आदमी से मिले हो, तुम भी चोर हो सकते हो। जेडी इल्जाम लगाता है कि डूमार्स ने जैकी को मारा होगा, जिस पर दोनों के बीच सख्त लड़ाई हो जाती है। माइक रो आकर दोनों को शांत करवाता है। आखिर में डूमार्स सबको हिदायत देता है कि पैसा भरो और यहाँ से निकलो। इसके बाद माइक रो वॉशरूम से वापस आता है और उसे एहसास होता है कि उसका फोन शायद बाहर गिर गया है। इसी दौरान जेडी डीईए एजेंट मैटी को मदद के लिए बुलाता है और बताता है कि उनकी गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए गए हैं, इसीलिए उसे ट्रक लेकर आना होगा। इस पर मैटी फौरन आने के लिए तैयार हो जाता है। माइक रो डेजी से फोन मांगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि डेजी का फोन भी डूमार्स के पास है। तब माइक घर में रखी कैंडल्स देखता है और जानबूझकर घर को आग लगाने की तैयारी करता है। अंदर वो डैनी और तबिथा के साथ मिलकर सारा कैश बैग्स में भर लेता है और उन्हें एक नंबर दिखाकर कहता है कि यही नंबर ऑफिसर्स को बताया जाए। तब तक पूरे घर में आग लग चुकी होती है। तीनों बैग्स लेकर बाहर निकलते हैं और इतने में मैटी अपना ट्रक लेकर पहुंच जाता है। माइक रो सारा कैश मैटी के ट्रक में रखवा देता है। फिर डूमार्स लड़कियों को वहीं छोड़ते हुए कहता है कि कुछ देर में यहाँ एम्बुलेंस आ जाएगी, जबकि वह खुद जेडी और मैटी के साथ ट्रक में सवार हो जाता है। ट्रक आगे बढ़ता है, सब लोग हथियार रेडी रखते हैं और जेडी अपने चीफ वलेजो को कॉल करने लगता है। इसी दौरान माइक रो कहता है कि डूमार्स ने चीफ को गलत रकम बताई है। ये सुनकर डूमार्स को शक हो जाता है कि असल गद्दार माइक रो ही हो सकता है, क्योंकि डेजी ने डूमार्स की चीफ से बात सुन ली थी और डूमार्स ने जानबूझकर उसके सामने झूठा कॉल करने का ड्रामा किया था ताकि डेजी ये बात माइक तक पहुंचा दे। इसके बाद डूमार्स बताता है कि उसने टीम में सबको अलग अलग रकम बताई थी और सिर्फ माइक रो को 1.5 लाख का सही नंबर मालूम था, इसीलिए गुंडों ने जेडी को इसी रकम का हवाला देकर धमकी दी। माइक रो सफाई देता है कि उसका फोन तो डूमार्स के पास था, वो धमकी कैसे दे सकता था। और तब जेडी उसका बर्नर फोन दिखाता है और कहता है कि ये फोन तुम्हारा है। माइक पहले तो मना कर देता है कि ये मेरा फोन नहीं है। जेडी बताता है कि लड़ाई के दौरान तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर से मैंने ये फोन चुराया था। इस तरह से माइक पकड़ा जाता है। तब डूमार्स सब कुछ रिवील करता है और बताता है कि मैं जेडी के साथ मिला हुआ हूँ और डूमार्स ने जेडी के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया था, क्योंकि डूमार्स को पता था जिसने भी जैकी को मारा है उसने जैकी को इसलिए मारा क्योंकि जैकी सब कुछ जानती थी। जैकी इस पैसे तक पहुंच पाए उससे पहले उन लोगों ने जैकी को मार दिया, लेकिन जैकी ने मरने से पहले मुझे एक मैसेज भेज दिया था, लेकिन पैसा कितना है इस बारे में उसने मुझे नहीं बताया था। और डूमार्स कहता है कि मुझे माइक के ऊपर पहले से ही शक था। अब डूमार्स माइक से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछता है और इस साजिश में उसके साथ और कौन कौन मिला हुआ है। इस पर माइक अपना फोन मांगता है और सिर्फ इतना कहता है, हे सिरी रिडायल। इसके इतना कहते ही कॉल डीईए एजेंट मैटी के फोन पर जाती है। इस पर मैटी उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली माइक को छूकर निकल जाती है। अब डूमार्स इस डीईए वाले से सवाल जवाब करता है और पूछता है कि ट्रक कौन चला रहा है और तुम बाकी लोगों को साथ क्यों नहीं लाए, यानी अपने साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं लाए, और तू इस सारे पैसे को कहां पे लेके जाएगा। अब ये डीईए वाला फंस जाता है। हमें पता चलता है कि ये भी शायद पैसे को चुराने के लिए यहाँ पर आया है। अब मैटी अपनी बंदूक निकालकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। डूमार्स और जेडी भी उस पर गोलियां चलाते हैं। इसी दौरान गाड़ी के ड्राइवर को गोली लग जाती है, लेकिन डूमार्स किसी तरह करके इन दोनों के ऊपर काबू पा लेता है।
माइक को गोली लग चुकी होती है और वो जख्मी हो जाता है, लेकिन वो बताता है कि जैकी पर गोली उसने नहीं बल्कि मैटी ने चलाई थी, जिससे साफ हो जाता है कि जैकी के कत्ल में माइक और मैटी दोनों शामिल थे। इसी दौरान सामने से बड़ी तादाद में FBI आ जाती है, जिस पर ट्रक को वहीं रोकना पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि FBI में डेल बर्न भी शामिल है, जो जेडी का भाई है और जिसे जेडी ने ही बुलाया था। मैटी घबराकर जेडी और ड्यूमार्स से डील की कोशिश करता है और कहता है कि पैसे आपस में बांट लेते हैं, किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन दोनों इनकार कर देते हैं। इस पर मैटी उन पर गोलियां चलाकर ट्रक से भाग जाता है, जबकि माइक भी एक बैग उठाकर फरार हो जाता है। जेडी मैटी का पीछा करता है और डुमार्स माइक के पीछे जाता है, जहां डुमार्स माइक को पकड़कर फाइट के बाद गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ जेडी मैटी को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो जेडी पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो जेडी उसे मार देता है। इसी दौरान पुलिस आकर सारा पैसा जब्त कर लेती है और काउंटिंग के बाद मालूम होता है कि कुल रकम 2,06,50,480 डॉलर्स है, जो चारों के बयान के मुताबिक होती है। इस रकम में से 20% तकरीबन $4 मिलियन डेजी को दे दिए जाते हैं और यहाँ इंकशाफ होता है कि डेजी ही वो लड़की थी जिसने जैकी को टिप दी थी और मूवी की शुरुआत में जैकी उसी से फोन पर बात कर रही थी। आखिर में चारों डिटेक्टिव अपना अपना रास्ता लेते हैं और मूवी के लास्ट में जेडी और डुमार्स समंदर के किनारे बैठकर उगता हुआ सूरज देखते हैं। और इस खूबसूरत नोट के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पुलिस वाली जिसे मारा गया, जिससे मैंने बात की थी। जैकी को रकम का 20% मिला, मतलब 4 मिलियन। हाँ लगता बाय बॉस। बच्चों को प्यार है। जरूर। तूने कमाल कर दिया। हाँ किया तूने भी किया मैं आप वाकई द गुड गाइज हैं।